नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक फिल्म के बारे में जो कि 5 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है बंगाल फाइल्स। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं, आपको मालूम है मिथुन चक्रवर्ती हैं फिल्म में, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन एक एक्टर जो है वो खास है, मेरे लिए खास। और खास इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि एक तो इनका नाम है नमोशी चक्रवर्ती और ये मिथुन चक्रवर्ती साहब के बेटे हैं, और पहले भी इन्होंने फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म में ये बतौर विलेन खलनायक आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, नमोशी की फिल्म कैसे मिली आपको? प्रशांत भाई, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन एनडीटीवी एंड स्पेशली विद यू। मैं आपके रिव्यूज सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। रही बात बंगाल फाइल्स की, प्रशांत भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। मेरी पहली फिल्म जो भाई बैड बॉय वो खास नहीं चली, तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था कि यार दूसरा रोल कौन सा करूँ, कौन सी फिल्म मुझे मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप एज हीरो आते हैं और वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं आपको लेकर। खैर, मुझे एक दिन विवेक सर के ऑफिस से बुलावा आया कि तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं तो पूरे जोश में गया। तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा था कि नमोशी, तू विलन का रोल करेगा? मैंने बोला सर, आपके लिए कोई भी रोल करूँगा, हीरो विलन डजंट मैटर, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद मेरे 3 ऑडिशन हुए 3 अलग सीन्स में फॉर द कैरेक्टर ऑफ गुलाम। बीच में एक और कैरेक्टर किया था जो किसी और एक्टर ने किया। इवेंचुअली 3 राउंड ऑडिशन हुए और फिर मुझे फ़ोन आया जुलाई के महीने में कि भाई यू आर ऑन। ओके, बट इस बारे में पापा को मालूम था कि आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं? वो ऑडिशन देने से पहले आपने बताया या ऑडिशन के बाद आपने बताया, जब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद? ऑडिशन के बाद। मेरे पास अभी भी वो सेल्फ टेप है जो हमने फ़ोन से ही किया था, और उन्होंने कहा था तू विलन का रोल कर रहा है क्या? मतलब हाँ, विलन का रोल है। बोला अच्छा कर ले, विवेक है, बिकॉज उन्होंने 2 फिल्में की हैं उनके साथ। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ विवेक सर। तो बोला तू ये फिल्म जो तेरा मन है तो कर। तो मैं बैड बॉय के वक्त भी डैड को कुछ नहीं कहा था, साइन करने के बाद ही कहा था सेम फॉर द बंगाल फाइल्स। ओके, और आई थिंक आपकी भाभी भी है इसमें? यस, शी इज डूइंग अ वेरी स्पेशल रोल। तो इसमें 3 खानदान के लोग हैं, और मजे की बात ये प्रशांत भाई, तीनों का एक भी सीन साथ में नहीं। ये बात सही, तीनों का एक भी सीन साथ में नहीं है। लेकिन मुझे ये बताया कि जब इस तरह की फिल्म आप करते हैं, विवेक अग्निहोत्री इसमें डायरेक्टर हैं, आपके पापा हैं, तो और उसमें फिर एक नेगेटिव किरदार जब आप करते हैं, मुझे मालूम है कि एक्टर के लिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, और आजकल बहुत सारे एक्टर्स नेगेटिव करने के लिए मर रहे हैं, लेकिन आपने क्या उसमें, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी देखी कि ठीक है आप हीरो आपने कर लिया है, जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं तो आपके दिमाग में विजुअल्स आते हैं उस कैरेक्टर के, क्या वो खास चीज़ थी जो आपको लगा कि इसलिए आपको नेगेटिव करना चाहिए? गुलाम इज़ अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर, एंड जब मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा, मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि विवेक सर मुझे इस रोल में मुझे देख रहे हैं। सो फर्स्ट फॉर मी दैट वाज अ सरप्राइज कि ओके, ही इज सीइंग सच अ विलन इन मी। तो मुझे लगा एज एन एक्टर ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे गंवानी नहीं चाहिए। एंड जब आप फिल्म देखेंगे 5 सितंबर को, यू विल सी द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस कैरेक्टर। तो आई वांटेड टू कैश ऑन इट, और इस फिल्म में इतने ज़बरदस्त एक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सो आई वुड नॉट लेट इट गो। आपका पसंदीदा कौन एक्टर जिनमें आप पापा को छोड़ देते हैं? पापा के साथ तो एक भी सीन है नहीं मेरा, ना अनफॉर्चुनेटली अनुपम सर के साथ भी नहीं है। दिव्यांशु भट्टाचार्य के साथ मेरा बहुत काम है, प्रियांशु चैटर्जी के साथ बहुत काम है। 2 नए एक्टर्स हैं इसमें, 3 एक्चुअली, एकलव्य सूद, सिमरत कौर और सौरभ राजवर्मा, उनके साथ मैंने काम किया है। तीनों ही ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। तो इन 5 के साथ ही मेरा इंटरेक्शन रहा, लेकिन बहुत मज़ा आया। और आई थिंक जिस तरह विवेक सर एक माहौल बनाते थे सेट पे ना, किस तरह का माहौल? बहुत इंटेंस। और मज़े की बात एक और ये है प्रशांत सर की, फिल्म का सेट यहाँ से एग्जैक्टली 3 मिनट दूर लगा था। अच्छा। तो मैं घर से निकलता था, राइड लेता था, हम तो मैं, डैड और भाभी मैडी, हम बहुत खुश थे। हमें ऐसा लग रहा था हम घर के बाहर ही काम कर रहे हैं लिटरली। बट जो माहौल था बहुत इंटेंस था, और सेट पे जाते ही ऐसा लगता था हम 1946 में चले गए। वी जस्ट हैड टू स्टेप इन एंड गेट इनटू द कैरेक्टर। तो द एटमॉस्फेयर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जिस तरह सर एक, मतलब हमें बाउंड स्क्रिप्ट दी गई थी शूट से 15 दिन पहले, और 15 दिन पहले जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट जो उन्होंने लिखा है। और मैंने स्क्रिप्ट 1 नहीं 2 नहीं 5 बार पढ़ी, और जब मैं सेट पे पहुंचा मुझे गुलाम का हर डायलॉग याद था, और मुझे लगा सिर्फ मैं ही ये कर रहा हूँ, लेकिन सारे एक्टर्स एक ही सिंक में थे। तो ऐसा लगता था यू आर डूइंग अ फिल्म, बट प्ले वाली फीलिंग आती थी कि एक्शन एंड स्टार्ट टू एंड हम सीन करते थे। जी, आपने कहा कि सॉरी, प्ले वाली फीलिंग आती थी, लेकिन
जितने भी एक्टर्स और हम विवेक अग्रवाल की जब बात करें डायरेक्टर की, इससे पहले जो उन्होंने फिल्में की हैं, उन फिल्मों में क्या खासियत आपको उनकी नजर आई? और जैसा आप कहते हैं कि वो एक ट्रिलॉजी उनकी है, तो जो फिल्में उन्होंने की हैं उनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी थी इस ट्रिलॉजी में? ताशकंद फाइल्स ओके। और कश्मीर फाइल्स, क्योंकि ताशकंद और मुझे पसंद आई क्योंकि मुझे लगा अनहर्ड अनटोल्ड हिस्ट्री पे फिल्म बनाना एक चीज़ मुश्किल है। नहीं, एक चीज़ होता है, उसको एक कंपेलिंग फिल्म बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है। डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती है, राइट, बट जिस तरह की फिल्म वो बनाते हैं, और बंगाल फाइल्स ऑनेस्टली मेरे हिसाब से उनकी सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म अभी तक की। जब आप बोलते हैं कि हार्ड हिटिंग फिल्म है, सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग फिल्म है, वो किस मद्देनजर आपकी बात होती है? बाय द ब्रूटैलिटी, द ऑनेस्टी ऑफ द फिल्म, और जो शॉकिंग एलिमेंट्स इस फिल्म में हैं। मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको पता भी नहीं होगा डायरेक्ट एक्शन डे क्या था। तो ये एक आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए ये आई ओपनर थी। मुझे खुद नहीं पता था एजेंडेड का, इस सारे इंसिडेंट्स के बारे में। तो जब मैंने पढ़ा और मैंने जब ऑनलाइन इस पर पढ़ा, लाइक डूड, ये तो कहानी बननी ही चाहिए। तो आई थिंक बहुत लोगों को ऐसा लगेगा ये हमारे इतिहास में था भी, और फिर भी हमें आज इसके बारे में पता चला। तो एक काफ़ी शॉकिंग फिल्म है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू स्टोरी है, तो इट हिट्स हार्डर। जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो अक्सर एक बहस ही छिड़ जाती है कि कितना सही कितना गलत, क्या सही क्या गलत। आपको लगता है कि एज एन एक्टर ये सब चीजें आपको या किसी भी एक्टर को हेजिटेट करती हैं कोई रोल लेने के लिए या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि मुझे पता था कि जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा, बहुत लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहेंगे, जो हम सब प्रिपेयर थे। लेकिन हमें पता है हमने एक बहुत सच्ची फिल्म बनाई है, और सबका पर्सपेक्टिव, जैसे हमने डिस्कस किया, अलग होता है। लेकिन फैक्ट होता है प्रशांत सर, और इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो झूठ नहीं है। इट इज़ अ फैक्ट, इट्स डॉक्यूमेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री। बात करें अगर पापा की, तो पापा की नॉलेज हिस्ट्री के बारे में, मुझे मालूम पॉलिटिक्स की उनको नॉलेज है बहुत कमाल, लेकिन हिस्ट्री के बारे में और इस तरह के उनको ये नॉलेज थी इस इंसिडेंट के बारे में? ही वाज अवेयर, लेकिन व्हाट मुझे लगता है जो उनको पूरी तरह से जो सरप्राइज कर गया वाज द स्क्रिप्ट। वो इतनी कंपेलिंग वे में विवेक सर ने लिखी है, और जो रिसर्च इस फिल्म का इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो यहीं पे हमारी मीटिंग हुई थी बाद में, विवेक सर आए थे और वो भी दंग रह गए थे कि यार विवेक ये तो कुछ गजब। तो रिसर्च एक चीज़ है, लेकिन उसको एक स्टोरी में कंपेल करना, 3 घंटे 24 मिनट की फिल्म है, उसको तब भी पकड़ के रखना, आई वुड से इट्स टोटली विवेक सर। अभी आप बात कर रहे थे कि जब भी लोग सेट पे जाते थे सबको लाइन से आती थी, सब सिंक करते थे, बट कभी जब पापा जी आप सुनते हैं वो दौर जिसमें स्क्रिप्ट होती ही नहीं थी, कुछ सुना हो तो किससे ऐसे सुने हैं, और आज क्या वो हैरान होते हैं ये देख के? एक्चुअली मैं आपको एक बहुत हिलेरियस किस्सा बताता हूँ। एक फिल्म की शूट ऊटी में हो रही थी, जब डैड ऊटी में फिल्में करते थे, तो उसमें शक्ति कपूर साहब और दलीप तायल थे। तो सुबह नाश्ते पर डैड ने उन्हें बुलाया, मैं स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, और मुझे अभी भी याद है डैड अपने बाल ऐसे करते थे मेकअप करते वक्त, आज भी उनकी वो आदत है। तो शक्ति आज क्या सीन है? तो दलीप साहब ने रिप्लाई किया, वही जो कल हमने उस सेट पे किया था, आज इस सेट पे करना है। तो वो एक ही तरह की फिल्में होती थी उस टाइम पे, खासकर डैड की। तो आपको बस कपड़े चेंज करने थे और कैरेक्टर का नाम चेंज होता था और समा वही होता था। तो आई थिंक उनके लिए स्क्रिप्ट से इम्पोर्टेंट था, अच्छा ये कहानी है, चलो यार करते हैं फटाफट। तो आई थिंक स्क्रिप्ट, बाउंड स्क्रिप्ट वाला सिस्टम आई थिंक डैड अब देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनको बाउंड स्क्रिप्ट्स पहले मिलती होंगी, नरेशंस मिलते होंगे और शूट से पहले सीन्स मिल जाते होंगे। तो आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत अलग दौर है, बट आई थिंक फॉर देम इट वाज हार्डर, हार्डर। बट आपको क्या लगता है कि जैसे जो उनकी पहली फिल्म थी मृग्या, पहली फिल्म में उनको बतौर एक्टर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अवार्ड मिला फिल्म को, हाँ, तो कभी उनको ये कहते सुना हो कि काश इस तरह के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स उस जमाने में होते तो वो स्टार तो हैं, एक्टर भी बने, लेकिन वो जो एक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब वर्ल्ड में फिल्में इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, तो कहीं वो मिस करते हैं कि यार ये होता तो हम पता नहीं कहाँ होते। एक्चुअली उनके टाइम पे जो फेम था वो आई डोंट थिंक आज एक्टर्स को मिलता है प्रशांत भाई, क्योंकि मैं रशिया गया था बैड बॉय की शूट के लिए, मैंने उनका मैडनेस इन मतलब फर्स्ट हैंड देखा है, अपनी आंखों से देखा, ये भी थे वहाँ पर। मैं LA जाता हूँ तो मैंने उनकी मैडनेस हर आर्मेनियन में देखी है। रशिया में क्या देखा?
पागलपन। मैं 3 दिन की शूट के लिए गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, लैंड करते ही मुझे पता चल गया कि भाई मुंबई में जो इंडिया में जो क्रेज है वो रशिया के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। नहीं बट आप शूट कर मिथुन दा थे वहाँ पे साथ? यस, साथ आए थे मेरे, हाँ। कंपनी कर रहे थे, रोमांटिक गाना था तो आई सेड प्लीज आ जाओ। प्रशांत भाई, इट वाज मैडनेस। गर्ल्स हाफ लाइक नॉट इवन माय एज, यंगर टू मी, रनिंग टुवर्ड्स हिम, ऑटोग्राफ्स, और उनको नाम क्या पता है, जिमी। मिठुन नहीं तो जिमी, जिमी आजा आजा। तो अभी भी उसी 40 years later भी they only look at him as a star. There are only 2 actors who are popular there, Raj Kapoor and Mithun Chakraborty. So I was like होगा, बट 2021 में भी मैंने वो मैडनेस देखी। हम पैकअप करके मैरियट होटल आते थे, ओनली विमेन वेटिंग आउटसाइड द रिसेप्शन टू टेक अ पिक्चर। ये मैंने खुद देखा है, और उनकी वजह से पता है अच्छा ये तो उनका बेटा है, तो मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्री एक फोटो मेरे साथ ले जाते थे, मुझे भी एक आध चीक्स पे किस मिल जाते थे थैंक्स टू डैड। बट उनके फेवरेट आज भी मिठुन ही है। पर कहीं उनको ये कोई ऐसे लोग तो आके नहीं बोलते थे यार वो जिमी ने तो इतना अच्छा डांस किया था, वो इतने अच्छे डांसर थे, आप भी डांस करके दिखाइए थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बड़ा नर्वस हो जाता था रशिया में, बट लकीली डांस स्टेप्स थे नहीं, रोमांटिक गाना था तो मैं बच गया वहाँ पर, नहीं तो आई वुड हैव बीन जज्ड वेरी हार्ड। बट क्या होता है कि जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो चाहे वो फिल्में हो या यार दोस्त हो, तो हमेशा हर एक को एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो बेटा है वो उसमें बाप की झलक देखते हैं। बिल्कुल। तो आपको बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा कहा गया कि भाई तो आप जिंदगी में नाचो या मैं डिस्को डांसर पे नाचो, और आप करते थे क्या? अरे अभी भी होता है सर, मेरा पूरा खानदान ये डिस्को डांसर, मतलब डैड भी बोर हो गए होंगे बचपन से, जब भी हम जाते हैं आई एम अ डिस्को डांसर में तो सारी नजरें हम पे टिकती थी और हम कर लेते थे थोड़ा बहुत डांस। लेकिन कंपैरिजन से ज्यादा आई थिंक प्रशांत भाई एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने जबरदस्त 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, उनके बेटे में वो बात है कि नहीं। जो मीमो के साथ भी कंपैरिजन हुए हैं, मेरे साथ भी हो रहे होंगे, लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है प्रशांत भाई जिसकी हर कैरेक्टर को आप अलग तरीके से देखते हैं। अगर मैं डिस्को डांसर करूंगा तो शायद मैं बहुत अलग तरीके से उसको करूंगा, या डैड अगर गुलाम करते बंगाल फाइल्स में, वो एक अलग लेवल पे करते हैं। तो आर्ट में आप कंपेयर नहीं कर सकते जब कैरेक्टर्स अलग हैं, कहानियाँ अलग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक कंपैरिजन हमेशा रहता ही है। जी जी। अगर मैं बात करूं एक्टिंग की ना, इतने बदलते दौर में स्टाइल ऑफ एक्टिंग बदला है। मुझे अभी भी बहुत सारे किस्से याद हैं इस तरह के। मुझे याद है शबाना जी ने मनमोहन देसाई साहब के सेट पे थे किसी फिल्म की, और उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया तो मनमोहन देसाई ने कहा यार ये तुम्हारी आर्ट फिल्म नहीं है, इसको तुम ऐसे करो। वो एक डिफरेंट एरा था। आपने वो फिल्में सब देखी होंगी, और कई बार आपको लगता होगा कि, या पापा को लगता होगा कि अभी जो जिस तरह की डिमांड डायरेक्टर्स करते हैं, या जिस तरह की एक्सपेक्टेशन एक्टर्स को आज होती है, ऑडियंस को होती है एक्टर्स से, तो आपको क्या लगता है कि जो एक्टर्स उस टाइम पे थे, चाहे वो बच्चन साहब हों या मिथुन साहब हों या फिर विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, उनका जो एक्टिंग स्टाइल था वो ज्यादा टफ था? वो जो एक आपको ना एक डायलॉग भी होना चाहिए, एक लार्जर देन लाइफ भी होना चाहिए, या जो अभी है वो? आपसे मैं बतौर एक्टर और बतौर बेटा दोनों ही सवाल पूछ रहा हूँ। वो और टफ था सर, और मुझे लगता है आज के सिनेमा में एक बहुत बड़ा जो एक कमी है वो ये है कि आज के एक्टर्स को आप इमिटेट नहीं कर सकते। आपने जिन एक्टरों का नाम लिया, बच्चन साहब, शत्रु साहब, धर्म जी, डैड, विनोद खन्ना, आप उनकी नकल कर सकते थे एक डायलॉग बोल के, अरे ये तो मिठुन है, ये बच्चन है, ये धर्मेंद्र। आज आप मुझे एक एक्टर बता दीजिए जिसकी नकल होती है। शायद कार्तिक की थोड़ी बहुत होती है क्योंकि उसने पंचनामा, अक्षय पुराने एक्टर्स है। आज के लास्ट 10 years में मुझे नहीं लगता एक भी एक्टर इमिटेट होता है। तो हर एक्टर का अपना अंदाज था, अपने एक पर्सनालिटी थी, डायलॉग बोलने का अंदाज था। आज के टाइम पे हम सब या तो एक तरह साउंड करते हैं, या हम ऐसा लगता है हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी बोल रहे हैं। तो आज के एक्टर्स ना जबान साफ है उनकी, ना उनकी कंसंट्रेशन उस लेवल की है। तो आज के टाइम में बहुत बड़ी कमी है इस बात की। मुझे याद है 90s में जब मैं ऊटी में पल बढ़ रहा था, एक बार्बर शॉप होती थी ऊटी में, वहाँ पे 3 हेयर कट होते थे, रजनीकांत हेयर कट, कमल हसन हेयर कट और शाहरुख खान हेयर कट। आज आप मुझे बता दो कोई भी एक्टर का एक डेफिनेट लुक हो जिसका एक हेयर कट हो, तो वो सुपरस्टारडम एड्यूलेशन आज तो है ही नहीं सर। वो एरा वाज अनपैरेलल्ड, आज नहीं है वो बात। आपने बात की कि जबान की, कि वो जबान
आपकी जबान कैसे इतनी साफ है? क्योंकि अक्सर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने तमिल पढ़ी है और उसके अलावा आप ऊटी में पले बड़े ज़्यादातर, फिर इधर आप आए और शुरू में आपके यहाँ मेरे ख्याल में ये एक रूल था कि अगर आप हिंदी फिल्में कर रहे हो तो हिंदी में आप बोलेंगे, इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में। तो मुझे ये बताइए, जबान साफ, एक होता है जबान साफ और एक होता है जबान साफ। बिल्कुल। आप उर्दू का नुक्ता लगा रहे हैं जी। तो ये कैसे हुआ? सर, मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हिंदी फिल्मों में काम करना है तो हिंदी में ही बात करनी है। मेरे दूसरे जो सिबलिंग्स हैं वो अब LA में रहते हैं, तो उनका क्लियर था कि भाई हमको अमेरिका, हॉलीवुड में अपनी छाप छोड़नी है। वो अमेरिका में अब काम करते हैं। वो क्या करते हैं? मेरे मीमो तो खैर एक्टर हैं, हाँ, वो तो दूसरे मैं- भाई है उष्मे रीमो, वो वार्नर ब्रदर्स में काम करते हैं। As? ही वर्क्स एज अ राइटर एंड ही आल्सो टेक्स केयर ऑफ द मैनेजमेंट। फिर मैं हूँ एक एक्टर, फिल्म मेकर, एंड देन देयर इज माय सिस्टर दिशानी हु इज एन एक्ट्रेस मॉडल इन LA, और उनको एल पचिनो ने मेंटर किया है एक प्ले में, और मैं खुद पचिनो साहब से मिला हूँ बिकॉज ऑफ माय सिस्टर। तो ये मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है। तो उनको इंग्लिश में बात करना मेक सेंस। मेरा बड़ा क्लियर था प्रशांत भाई कि मैं अमेरिका में एक्टिंग पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं लंदन में एक्टिंग नहीं पढ़ूंगा, मैं मुंबई में एक्टिंग स्कूल जाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बॉलीवुड से बहुत फैसिनेशन है, प्यार है। मैं पला बड़ा हूँ उन गानों में, उन कहानियों में, उन किरदारों में। तो मुझे यही काम करना था, मैं बड़ा क्लियर था। इसलिए मैंने हमेशा हिंदी में ही बात करने की कोशिश की। और जब मुझे बैड बॉय मिली थी, राज जी ने मुझे पहली मीटिंग में कहा था कि मैं तुम्हें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी हिंदी बहुत साफ है, तुम्हारे साथ मुझे डबिंग में इश्यूज नहीं आएंगे। तो मैंने बोला सर थैंक गॉड एटलीस्ट यू अंडरस्टूड। तो ये कुछ लोगों का पैदाइशी होता है, लेकिन आपने मेहनत अगर मैं पूछूं लैंग्वेज में की, किस तरह से सीखा? किसी से, या ये कॉन्शियस फिल्म में देख के, न्यूज़ देख के, पढ़ के, इस तरह से सीखा? ऑल ऑफ इट। और मेरे एक टीचर होते थे इशरार अंसारी साहब, जो किशोर नमित कपूर का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। किशोर सर इज माय फर्स्ट एक्टिंग टीचर। वहाँ पर मैंने उर्दू सीखी थी। मैं भी बहुत प्रॉब्लम्स करता था, लेकिन मैं कॉन्शियसली सुनता था, अपनी ज़बान साफ करता था, क्योंकि मुझे पता था ये बाद में मेरे काम आएगी। ओके। या कभी मिथुन दा ने ये आपके साथ शेयर किया? क्योंकि ना मिथुन दा तो आए थे बंगाल से और वो एक्सेंट में थोड़ा था उनको शुरू में। उन्होंने कभी किया कि उनको इस तरह से हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हुआ कभी शुरू में? वो तो हिंदी बोल ही नहीं पाते थे सर। जब मुंबई आए थे उन्हें सब 4-5 शब्द आते थे और एक सेंटेंस बोल लेते थे। फ्रॉम जीरो ही हैज लर्नड हिमसेल्फ, और उनका कोई टीचर नहीं था। खुद से? यार लोग के साथ बैठकर अच्छा ये बोल, ही हैज लर्न फ्रॉम लिटरली नथिंग। ओके। यस, उन्हें कुछ नहीं आता था हिंदी। मेरे ग्रैंडफादर टिल हिज लास्ट डे ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते थे, अटक के बीच में बंगाली बोलते थे। तो उनके लिए भी बहुत टफ था, लेकिन डैड ने उस पूरी लैंग्वेज को खुद से सीखा। ओके। आप बात करते हैं जब हिंदी सिनेमा की, तो वो कौन सी पहली फिल्म होगी जब आपने होश संभाला होगा और आपने देख के आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे इसमें ही जाना? आपके पापा की फिल्म थी, किसी और की? मैं तो बचपन से ही, जिस दिन पैदा हुआ हूँ, मुझे लगता है उन्हें पता ही था ये फिल्मों में ही आएगा। लेकिन हम ऊटी में ट्रायल शोज देखते थे, और एक थिएटर होता था वहाँ पर, असेंबली रूम्स, जो शायद अब है कि नहीं पता नहीं। वहाँ पर हम डैड के ट्रायल्स देखते थे। पहली फिल्म मैंने देखी थी डैड की, आई थिंक थोड़ी सी वायलेंट पिक्चर थी। मैं रो पड़ा था स्क्रीनिंग पे। मैंने पूरी पिक्चर देखी भी नहीं थी, क्योंकि उसमें डैड को मार पड़ती है। तो मैं मतलब थिएटर से उठ के चले गया था। आई वाज वेरी इनोसेंट। आई थिंक इट मस्ट बी आइदर जल्लाद और मे बी यू नो वन ऑफ दोस फिल्म्स। जल्लाद होगी या मुकद्दर, वन ऑफ दोस। और मैं बड़ा एंग्शियस बच्चा था, मैं विलन्स को देख के डर जाता था। बट आई रिमेंबर वॉचिंग हिज फिल्म। और दूसरी पिक्चर जो मैंने देखी थी वो थी कोयला, जो कि शाहरुख खान की, जो भी बहुत वायलेंट और खतरनाक फिल्म थी। बट आई रिमेंबर वॉचिंग शाहरुख खान इन दैट सॉन्ग, देखा तुझे तो, आई सेड ये कौन है, एंड आई हैव बीन अ फैन एवर सिंस। तो शाहरुख, गोविंदा, सलमान हैव बीन माय फेवरेट्स। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों के बारे में, तीनों स्टार हैं, और सलमान का वो कौन सी चीज़ है उनकी पर्सनालिटी में, उनके हीरोइज्म में, उनकी एक्टिंग में, जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? फर्स्टली आई थिंक सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो बहुत रियल है। मैं उनसे जितनी बारी मिला हूँ, ही नेवर प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। वो एक क्वालिटी उनमें है जो बहुत है। मुझे लगता है वैसा चार्म किसी हीरो में नहीं था, यू नो, एक एफर्टलेस चार्म जो सलमान भाई में आज भी है। तो दैट्स वन थिंग दैट आई लव अबाउट हिम। गोविंदा इज अ कंप्लीट एक्टर। चीची भैया जैसे एक्टर तो मुझे नहीं लगता 90s में थे ना आज हैं, जैसे मैं कह रहा था। वैसा कंप्लीट हीरो तो आया नहीं। एंड शाहरुख सर, आई मीन
अगेन यू नो द चार्म, द वे ही यूज्ड टू रोमांस, बाजीगर भी की, डर भी की, दिलवाले भी की। आई थिंक वो एक अलग एक ट्रेंड सेटिंग एक्टर रहे। जी। यस। सो यू नो हमेशा जो फादर होते हैं वो अपने बेटों के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए हीरो होते हैं। तो आपके फादर तो वैसे भी हीरो थे। बिल्कुल। बट अदर देन योर फादर, वो कौन सा शख्स है, कौन सा एक्टर था जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया? यही 3 एक्टर्स थे। और मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ तो मेरे 2 बहुत फेवरेट एक्टर्स रहे हैं फ्रॉम द यूके एंड द यूएस, पीटर ओटूल एंड निक नोल्टी। और आई हैव बीन द ग्रेटेस्ट फैन। मुझे उनकी रेंज, फिलिप सीमोर हॉफमैन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जिम कैरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने हर तरह के एक्टर्स को देखा है। जब मैं 2009 में मैं ग्रेजुएट हुआ फ्रॉम हाई स्कूल, मैंने 10 साल सिर्फ फिल्में देखी हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों? हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, ब्रिटिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, एवरीथिंग। आई यूज्ड टू जस्ट बी अ सिनेमा स्टूडेंट 7 days a week। बच्चन साहब को अपना बड़ी बोलते हैं, जी है बिल्कुल। ना? बट वो उनके साथ पहली मुलाकात आपको याद है? बिल्कुल, आई रिमेम्बर आई मेट हिम एज अ चाइल्ड। आई मस्ट हैव मेट हिम लॉन्ग बैक। मैं उनको 2007 में मिला था जब डैड को गुरु के लिए अवार्ड मिला था, बेस्ट आई थिंक कोई रिलेटेड अवार्ड था, स्टार डस्ट अवार्ड। और हम पहुंच गए थे और बच्चन साहब आए एंड ही लुक्ड एट डैड। गुरु के डैड ने उनके पैर छुए, फिर हम सब उनसे मिले एंड ही हग्ड मी एंड दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ हिम। ओके, बट ऐसा क्या रहा जो अब तक आपकी दोस्ती कायम है? दोस्ती कायम मैंने रखी है क्योंकि जब बैड बॉय आ रही थी मैंने उन्हें एक पर्सनल मैसेज किया था कि मेरा पोस्टर आ रहा है एंड इफ यू कैन शेयर इट इट विल बी वंडरफुल। और ये कोविड का टाइम है, विद इन 3 minutes द रिप्लाई केम यस ऑफ कोर्स। एंड तब से मैंने उनको बहुत तंग किया है। उन्होंने मेरे काफ़ी पोस्ट डाले हैं, अब मैं उनको कम तंग करता हूँ, बट ही ऑलवेज रिप्लाइज एंड ही ऑलवेज सपोर्ट्स। अगर मैं बात करूँ बचपन जो आपका जब बड़े हो रहे होगे तो कई अक्सर ऐसा होता है कि यू नो अगर जिस फील्ड में भी आपके पेरेंट्स हैं उसी फील्ड के लोग आपके घर में आते हैं, तो वो बचपन जिन स्टार किड्स या फैमिलीज, फिल्मी फैमिलीज के साथ आपका बड़े हुए हो, वो कौन होते हैं? हम मोनाक ऊटी में रहते थे और ऊटी में प्रशांत भाई बिलीव मी हर एक्टर, हर स्टार रुकता था हमारे होटल में। तो मैंने सलमान, शाहरुख, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी दा, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आई हैव लिटरली ग्रोन अप विद दीज पीपल। मुझे याद है यश जौहर साहब आए थे हमारे रूम में शाहरुख के साथ कुछ बताए के टाइम, और वो इतने वार्म इंसान थे। एंड इवन द एक्ट्रेसेस माधुरी, उर्मिला, एवरीबडी सब मोनाक में रह चुके हैं। स्टार किड्स में मुझे सिर्फ सिद्धार्थ और श्रद्धा बहुत अच्छे से याद है, टाइगर याद है। सिद्धार्थ श्रद्धा के भाई। अच्छा, सिद्धांत, अच्छा, क्योंकि सिद्धांत हाँ, क्योंकि वो शक्ति कपूर के No, and Shakti Kapoor is Shakti uncle is my dad's best friend since FTII days. उनके साथ मुझे वो कहानी मुझे बताया उन्होंने, शक्ति जी ने, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हाँ, तो मुझे भी याद नहीं आ रही कहानी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। वो जो बुली किया था उनको। हाँ। एंड आज तक ही इज फैमिली टू अस। तो आई वाज एक्चुअली अवे फ्रॉम बॉलीवुड, बट ऑल ऑफ बॉलीवुड यूज्ड टू कम टू एंड स्टे इन आवर होटल, so we were connected, you know, yeah. ओके, बट अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि अब आप खुद इस रास्ते में निकल चुके हैं, डायरेक्शन, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, आप कोशिश आपकी जारी है और फिल्में कर चुके हैं, तीसरी फिल्म है आपकी, रिलीज दूसरी है, बट हाँ काम तीसरा है, हाँ थर्ड सर। या तो मुझे ये बताइए कि संघर्ष एक शब्द होता है, स्ट्रगल, जिसको बहुत सारे लोग स्ट्रगल बोलना पसंद नहीं करते, और क्योंकि हम नेपोकिट्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बात हो चुकी है उसके बारे में। बट आपको क्या लगता है कि जहाँ पे कोई एक शख्स जिसके नाम के आगे कोई सरनेम जुड़ा हुआ है, उसको कई बार आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें, कई बार नहीं मिलती, तो ऐसा आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी दीवार है आपके सामने, या कौन सा ऐसा मैं बोलूँगा ऐसी चीज़ है जो आपकी स्पीड को कम कर रही है? उस तरह से आपने एकदम से, ना तो कोई ऐसी फिल्म के साथ आपने डेब्यू किया जहाँ पे लोग आपके पीछे कह रहे हैं मिथुन साहब का बेटा जो है वो आ रहा है, बहुत सटल वे में आपने इस फिल्म में, इस इंडस्ट्री में कदम रखा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना प्रशांत भाई, हम बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब क्या हो गया है कि पहले जब दौर था कि आप अगर पोटेंशियल था आप में तो आप स्टार बन सकते थे, आप मिठुन हो, गोविंदा हो या अक्षय हो। आज के टाइम पे वो रहा नहीं। अब बॉलीवुड कुछ ही लोगों के हाथ में है जो बड़े प्रोडक्शंस हैं, और उनसे मैं मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हूँ, लेकिन उनकी एक सर्टेन डिमांड होती थी
कि आपको पहले पैप कल्चर में फेमस होना होगा। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे कहा था, तुझे लॉन्च करने से पहले मैं तुझे मीडिया में फेमस कराऊंगा, तेरी एक आध हीरोइन से लिंकअप कराऊंगा, फिर मैं तेरे साथ फिल्म बनाऊंगा। तो मैंने बोला सर, अगर कल 1% आपकी फिल्म नहीं बनी, आपका फाइनेंसर भाग जाए, तो मैं तो एक यूजलेस अनवांटेड हीरो होगा जो बस दिखता रहता है। तो मैंने बोला आप पहले मेरे साथ फिल्म बनाइए, फिर मैं आपके लिए हर जगह मार्केट करूंगा। और मैंने उन्हें रिफ्यूज कर दिया था और वो फिल्म कभी नहीं बनी। आई वाज ड्रॉप्ड एंड अनदर स्टार किड वाज टेकन इन दैट फिल्म, बट आई वाज क्लियर प्रशांत भाई। बट वो चला, फिल्म चली? बिल्कुल नहीं चली वो फिल्म, बट उसका रिजल्ट तो खैर किसी को पता नहीं, वो बहुत बड़ी फेलियर थी फिल्म। बट मैं बहुत क्लियर था कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। और आज के टाइम पे मैं कल ही जरीन खान का इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने भी यही कहा कि अब इंडस्ट्री डजंट फील लाइक अ फैमिली, इट फील्स लाइक अ सेट ऑफ पीपल प्रमोटिंग देयर ओन पीपल। तो अगर मैं इतना नहीं दिखता हूँ, इट इज ऑल्सो इंटेंशनल। एंड सेकेंडली, आई डोंट बिलोंग टू एनी कैंप। माय फादर, इवन डैड आज तक कोई कैंप से बिलोंग नहीं करते। बट यू सी कैंप होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। 380 फिल्म की है मेरे फादर ने। आज के टाइम पे हीरो, कोई भी हीरो 30 फिल्म भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ होगी। और कैंपिज्म में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया प्रशांत भाई कि टैलेंट लिमिटेड हो गया है। मुझे याद नहीं लास्ट ग्रेट एक्टर कौन आया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। मीडियोकर टैलेंट है, चैलेंजिंग टैलेंट नहीं आता है, और वो एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को आप देखते रहते हैं। वो मुझे लगता है इवेंचुअली बड़ा डैमेजिंग होगा। कहीं पे आपको लगता है इसके पीछे जो जिम्मेदार है कॉर्पोरेट कल्चर, मैनेजर्स, और क्योंकि मुझे लगता है वो दौर जब मिथुन दा थे वहां पे भी सेक्रेटरी होते थे, मगर जो क्रिएटिव कॉल होती थी स्क्रिप्ट सुनने की, क्या सेक्रेटरी सुनते थे? क्या आज की तरह था? पहले तो मैंने सुना है, हमारे जो मैनेजर मेरे भी है विजय अंकल, ही इज बीन विद डैड फॉर 50 इयर्स, नरेशन भी नहीं होता था। प्रोड्यूसर आते थे, ये बोलते थे ऐसा ऐसा कहानी है, दादा की इतनी डेट्स चाहिए, ओके हो जाए, और वो फिल्म बनती थी, हिट होती थी, व्हाटएवर। आज के टाइम पे आप स्टोरी के अलावा हर चीज़ में फोकस है लोगों का। मैं एक बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी नहीं, मैनेजमेंट एजेंसी के पास गया था, बॉम्बे की नंबर 1 है शायद, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, और उन्होंने मुझे कहा देखिए हमारे पास 10 एक्टर हैं, और उन्होंने 10 एक्टरों के नाम लिए। वही एक्टर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार और फिल्मों में आज भी दिखते हैं। तो उन्होंने बोला था यू कैन बी आवर 11th नंबर, हम ऑलरेडी पैक्ड हैं। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम, बट आप मुझे क्या दे सकते हो इसमें? तो बोला नहीं, आपको ऑडिशन करने पड़ेंगे, फिर आपको लुक टेस्ट करने एंड देन योर टैलेंट विल स्पीक। और फिर प्रशांत उनकी कुछ टैलेंट्स की फिल्म आई, और टैलेंट के अलावा उनमें सब कुछ था। तो आई थिंक इंडस्ट्री अब अनफॉर्चुनेटली ऑपरेट ऐसे कर रही है कि भाई ये अगर हमारा एक्टर है, इसको हम कोई भी रोल में डाल देंगे, वो सूट करे ना करे, उसे हिंदी आती हो ना हो, और मैं उससे जुड़ना नहीं चाहता था। आई वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट एक्टर। अब मैंने गुलाम का रोल किया, एक विलन का रोल। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा इतने जल्दी इतना विलन का नेगेटिव रोल मत करो, लेकिन मेरे लिए वो ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे एज एन एक्टर एक्साइट कर रहा था। राइट। कहीं आपको ये भी लगता है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि कास्टिंग डायरेक्टर्स या जो भी एजेंसीज हैं, आप जब एज एन एक्टर आप जाते हैं, और जो लोग हैं वो पैसा लगाने के लिए कॉर्पोरेट सामने आते हैं, पुराने ज़माने में लोगों से मैंने सुना है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर्स हैं, या आपके फादर जैसे लेजेंड्स हैं, तो उनसे मैंने ये सुना है कि पहले जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो घर बेच के, जेवर गिरवी रख के फिल्म बनाते थे, तो वो एक वहाँ पे इमोशन होता था फिल्म के लिए। कॉर्पोरेटाइजेशन ने वो कहीं खत्म कर दिया। बिल्कुल सर, आई थिंक कॉर्पोरेटाइजेशन आने से apparently the industry has become very professional, but we have made the worst films in the last 10 years. और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रशांत भाई ये है कि हम नेटफ्लिक्स और अमेजोन के जो इंडियन कंटेंट देखते हैं, वो दूसरे लैंग्वेज में बना हुआ कंटेंट हम हिंदी में रीमेक करते हैं, या कोई कोरियन फिल्म देख के उसकी हिंदी रीमेक बनाते हैं, साउथ फिल्म को उठा लेते हैं। तो हिंदी सिनेमा की आइडेंटिटी अब है, इसलिए बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म जो है एक्साइट करती है, क्योंकि ये रन ऑफ द मिल सॉन्ग एंड डांस फिल्म नहीं है। इसमें 16 एक्टर्स हैं जिनके 16 कैरेक्टर्स हैं, डेफिनेट कैरेक्टर्स हैं। इसलिए मैंने ये फिल्म की, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा ये फिल्म मेकिंग पे फोकस करने वाली फिल्म है। इस और ये एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है हमारे अभिषेक अग्रवाल साहब, ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, उन्होंने हिम्मत की है ऐसी फिल्म बनाने की। अदरवाइज वही हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, एक तो ये अंग्रेजी का जो प्रॉब्लम है प्रशांत भाई, ये हमको लगता है ठीक है इंग्लिश जानी चाहिए, दे आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ हिंदी, वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते वर्ड्स को, 2 वर्ड हिंदी के बोल के इंग्लिश में बात करते हैं।
कल्चरली भी बॉलीवुड जो है एट द मोमेंट लॉस्ट है पूरी तरह से। और लॉस के पीछे आपको कारण क्या लग रहा है? कल्चरली तो है ही है, हाँ। और उसके अलावा वैसे भी लॉस है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑफ फिल्म्स की हम बात करें, क्योंकि सक्सेस हो रही है फिल्म, लेकिन कितनी हो रही है। और बहुत बड़ा एक बहस चल रही थी, आपने तो बंगाल फाइल्स या बंगाली भाषा की हम बात कर रहे हैं, साउथ का पूरा एक दौर जो है शुरू हुआ, पैन इंडिया फिल्म्स का दौर शुरू हुआ, और ये बात सब लोग सुनने में आते हैं कि एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो साउथ के हैं वो आज भी उन्होंने अपने रूट्स नहीं छोड़े, और हम लोग अपनी रूट्स छोड़ के कुछ और करने चले, और इसलिए बॉलीवुड जो है वो घुटनों पे आ गया। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, और मुझे लगता है हम फिर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं लोग। मैं जब अपने नॉन फिल्मी फ्रेंड्स से मिलता हूँ, बोलते हैं बॉलीवुड को हो क्या गया, हमारा मन नहीं करता कोई फिल्म देखने का। सैयारा के लिए मैंने काफ़ी लोगों को देखा है थिएटर में जाके, उन्होंने फिल्म देखी है, पसंद की है, सुपर हिट हुई है फिल्म, बट एक वन हिट से हमारी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। आप बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म देख लीजिए, बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की, दे आर नॉट एबल टू गेट पीपल इन, क्योंकि वो अभी एक फिल्म आई है, एक महाअवतार नरसिम्हा, जो कि मुझे एनिमेशन फिल्म, जिसका मुझे फ्राइडे रिलीज के दिन पता चला ऐसी फिल्म आई है, और उसने 180 करोड़ का 300 हो चुका है अभी, 300 180 नेट किया है। अनबिलीवेबल नंबर है। तो पब्लिक को एक्साइटिंग कुछ लगेगा तो वो जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेलर दिखाएंगे और नीचे ही कमेंट सेक्शन पे आएगा दिस मूवी इज अ रीमेक ऑफ दैट फिल्म, तो वो क्यों अपना पैसा खर्च करेंगे जब वो बेटर वर्जन, ओरिजिनल वर्जन घर पे देख चुके हैं। ओरिजिनलिटी नहीं है, और जो हम ट्रांसलेशन भी करते हैं वो इतना फ्रिवलस करते हैं कि पीपल डोंट रिलेट टू द फिल्म। ओके, मिथुन दा जैसे मैं बोल रहा था, वो भी ये फिल्में देखते होंगे जिससे आप नहीं रिलेट कर पाते हैं, उनका क्या कहना होता है? वो एक, उन्होंने सत्यजीत रे भी देखे हैं, उन्होंने मृणाल सेन भी देखे हैं, उन्होंने मनमोहन देसाई भी देखे हैं, काम किया है। वो ज़्यादा फिल्में अब देखते नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट, तो बहुत लिमिटेड फिल्में देखते हैं, और उनका जो रुझान है सीरीज के ऊपर है, तो वो सीरीज देखते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और बीच में कोई लिंक भेज देते हैं कि यार तुम ये देखो वो देखो, लेकिन हिंदी फिल्में वो ज़्यादा देखते नहीं। मॉम दुनिया भर का कंटेंट देखती है, शी लव्स टू बिंज वॉच, वो हर चीज़ देखती हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे आई डोंट थिंक पिछले 1 साल में एक भी हिंदी फिल्म रेकमेंड की होगी, और वो सारी फिल्में देखती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी खराब है, बट नथिंग इज स्टैंडिंग आउट, विच इज़ द प्रॉब्लम। मॉम की आपने पहली फिल्म कौन सी देखी? मॉम की मैंने ज़्यादा नहीं देखी है, मैं थोड़ा शर्माता हूँ मॉमा को देखने में। मैंने उनकी सारी फिल्में देखी है जिसमें डैड उनके ऑपोजिट थे। अच्छा। तो 19-20, बेशक जो उन्होंने साथ में की थी, आई थिंक आखिरी बदला, वो सब मैंने, अजनबी मैंने देखी है राजेश खन्ना साहब वाली, और परवाना देखी थी जिसमें बच्चन साहब, नवीन निश्चल जी थे। कुछ फिल्में मैंने देखी। राइट। तो हम बात करें अगर मिथुन दा की, क्योंकि वो खाली डांसर और एक्टर ही नहीं, उनका एक्शन भी बड़ा जाना जाता था। छोटे शोरों की बात आपको मैं बताता हूँ, वहाँ पे लोग कहते थे कि मिथुन दा को कराटे आते हैं, या जिस तरह से होता है ऐसे करके उसी वक्त इंट्रोड्यूस हुआ। और एक सीरीज भी हमने गन मास्टर G9, सुरक्षा, वारदात, ये सारी फिल्म। हाँ, तो ये मुझे पता नहीं कभी डिस्कस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा घर में, कि ये एक चीजें थी जो बन गई, या एक कॉन्शियस डिसीजन था? क्या आपने कभी सुना है इसका? क्या होता था प्रशांत भाई, उस टाइम पे मुझे भट्ट साहब ने एक बात बताई थी, जब वो पहली बार डैड से मिले थे मुंबई में 1979 में, और उन्होंने कहा था एक पार्टी थी जहाँ पे सारे नए नए एक्टर्स आए थे, और इनमें एक थे डैड। तो डैड की फिल्म शायद किसी ने देखी नहीं थी, मेरे ख्याल या सुना होगा। तो सबने बोला ये डांसर बहुत अच्छा है, भटकन का लड़का है बंगाल से। तो भट्ट साहब ने बोला डैड में ऐसी भूख थी कि वो ऑलमोस्ट 2 घंटा नॉन स्टॉप नाचे थे, और उनको पेट में क्रैम्प आ गया था उस पार्टी में, क्योंकि उनको लगा था ये मेरी एक ही अपॉर्चुनिटी है जहाँ मुझे सब मेरे हुनर से पहचानेंगे। वो तो किसी स्टार, हमारी तरह स्टार किड थोड़ी थे। भट्ट साहब बोलते ही डांस टिल ही फेल। तो वो काइंड ऑफ पैशन से मेरे फादर आए थे। तो एक्शन हो, कराटे हो, डांस हो, वो जज्बा जो था ना उनमें टू बिकम समवन, वो आई डोंट थिंक आज के एक्टरों में, इवन नॉन स्टार किड्स में भी नहीं है मुझे लगता है। तो वो उस एरा के एक्टर्स मुझे नहीं लगता ट्रेंड थे, दे वर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, अगर वो नहीं भी जानते थे उस चीज़ पे काम करना। अक्सर जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों को कोई ना कोई एक सलाह देते हैं किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की फिल्म करो या उस तरह की फिल्म करो,
लेकिन एक ओवरऑल जब आप जिस फील्ड में होते हैं एक सलाह जरूर दी जाती है, तो और वो उनका एक्सपीरियंस होता है, सलाह दे तो एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। वो ऐसी एक लाइन या एक सलाह कौन सी है मिथुन दा की आपके बारे में आपको दी हुई? बिल्कुल सर, मेरी जब शूट थी बैड बॉय की, हम बैंगलोर में शूट कर रहे थे, एक रात पहले मैं उनसे मिला, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ डैड पहली फिल्म। ही जस्ट सेड टू थिंग्स, सेड नमोशी जो भी करेगा ना मेहनत से करना, ईमानदारी से करना, दैट्स ऑल। मुझे आज तक उन्होंने कोई और गाइडेंस नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जैसा कुछ मीडिया वालों ने बीच में उन्हें बी ग्रेड हीरो कहा था, उसमें भी उनकी सिंसियरिटी आप देखिए। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में तो होगी, लेकिन उनकी ये जो स्मॉल सेंटर्स में सुपरहिट फिल्में जो हुई थी, उसमें भी आप ये कभी नहीं कह सकते कि उनकी एक्टिंग खराब है। वेरी सिंसियर एक्टर। तो जो भी उन्होंने लाइफ में किया है मेहनत से और ईमानदारी से किया है, वो हम चारों बच्चों को यही सिखाते हैं। हम सब लोग रिजेक्शन की बात करते हैं, मैं आपका भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी रिजेक्शन की बात थी। मैं कई बार सोचता हूँ कि उस दौर में कोई रिजेक्शन का किस्सा मिथुन दा ने आपको बताया? बिकॉज उनको वो उस तरह के एक्टर नहीं थे जिसको हम बोलते हैं ना कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड तोड़ा था उनके कद काठी के हिसाब से, हाव भाव, रंग रूप के हिसाब से। उन्होंने कभी कोई रिजेक्शन का किस्सा आपके साथ शेयर किया? काफी। और एक किस्सा एक एक्टर का है जो मैंने सुना था कि कहा था कि जिस दिन तू हीरो बन जाएगा मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। उनकी शक्ल पे ये कहा था मेरे डैड की। और उसी वक्त मनमोहन देसाई साहब उस पार्टी में थे, और मनमोहन देसाई साहब ने कहा था उस एक्टर को कि अगर इस एक्टर ने तुम सबको घर नहीं बिठा दिया तो मेरा नाम बदल देगा। तो जब आपके फेस पर लोग बोलते हैं कि तू हीरो बनेगा तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, भले ही मनमोहन देसाई साहब ने साइड लिया, प्रशांत भाई साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है आप किसी यूज के नहीं है, यू फील लाइक गार्बेज, बट देखिए उतनी ह्यूमिलिएशन ऑन हिज फेस, उसके बावजूद वो कैसी भी मतलब सेक 2 हीरो, 3 हीरो, गेस्ट अपीयरेंस, डांसिंग हीरो, हर मोल्ड को तोड़ के अपने एरा के सुपरस्टार बने। और रिजेक्शन की बात मैं आपको सच कहूँ, इवन मैंने सहा है, नॉट इन प्लेसेस जहाँ मुझे उन्हें पता होगा कि भाई ये मिथुन का बेटा है, तब तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है एक 5 सेकंड में। नहीं होता था तो हम ऐसे खड़े रहते थे लाइन में लड़के आराम नगर में, और दूर से हमें देख के बोलते थे नॉट फिट, मतलब दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक यू नो चलो यार। तो आई हैव आल्सो सीन दैट यू नो। और मैंने एक और बात नोटिस की कि ये भी होता होगा कि शायद हो सकता है आपके सामने ना बोले, जिसको पता भी हो मिथुन का बेटा है ना, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके सामने ना बोले कुछ, लेकिन बाद में शायद कुछ बोले। बाद में ये होता है सर, आपको रोल ही नहीं मिलता आपको कॉल आता है कि किसी और एक्टर को ले लिया है, तो वो हो जाता है। लेकिन आई हैव सीन रिजेक्शन एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली प्रशांत भाई, स्पेशली इन मुंबई, मुझे दूसरी इंडस्ट्री का नहीं पता, जब तक आप पावरफुल नहीं है लोग आपको बहुत लाइटली लेते हैं। आप तो पावरफुल भी हैं जब उनको पता चलता है, जब उन्हें नहीं पता चलता आई एम जस्ट अनदर बॉय इन द सिटी। और मुझे तब लगता था कि इवन कल अगर मैं स्टार भी बन जाऊँ, ये तरह का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग काम के लिए तो आ रहे हैं आपके पास, थोड़ी आपकी पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं और आप उनको इतने डिसहार्टन करके भेज देते हैं। तो आई थिंक वो एटीट्यूड तो बदलना ही चाहिए सर। बट आपको जब रिजेक्शन फेस आपने किया है वो आपको तोड़ता है? आपको रिजेक्शन जब किसी ने आपको कुछ बोला, आप भी डिप्रेस हो जाते हैं? बिल्कुल सर, आई एम ह्यूमन। मुझे इनिशियली बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन मेरी पहली फिल्म क्योंकि वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, मैंने फेलियर देख लिया है, यू नो आई हैव सीन फेलियर, तो अब मुझे फेलियर से डर नहीं लगता है। आई नो व्हाट इट इज़। और ऑनेस्टली कहूँ तो उस फिल्म में मेरी तारीफ हो गई थी, तो फिल्म फेल हुई, मैं फेल नहीं हुआ। फिल्म भी फेल इन द सेंस डिलेड रिलीज थी, तो शायद उसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई टैलेंट, तो मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर कैरेक्टर अलग है। जैसे अब बंगाल फाइल्स आ रही है, तो मैं सच कहूँ तो आई एम क्वाइट क्यूरियस लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे परफॉर्मेंस को, मेरे फिल्म को। बट अब मैं डिप्रेस्ड नहीं होता फेलियर को लेकर, पहले होता था। लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? फिल्म देखी क्या? उन्होंने नहीं देखी है फिल्म। विवेक सर प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स करते नहीं है, लेकिन वो सेट पर जब शूट कर रहे थे डैड, तो मेरा पोर्शन हो चुका था, तो डैड ने ऐसे ही पूछा कैसा किया नमोश जी ने, तो विवेक सर ने बोला बहुत अच्छा किया है गुलाम का रोल। तो उन्होंने मुझे एक रूम में बुलाया पैकअप के बाद, बोला तेरी तो तारीफ हो रही है उनको शौक लग रहा था कि तू विलन में भी तूने अच्छा किया है, तेरी बहुत तारीफ हो रही है। मैंने सर, दैट्स विवेक सर है ही ब्रिलियंट। तो उस वे में बहुत रियलिस्टिक है मेरे पेरेंट्स, एंड आई होप दे लाइक माय परफॉर्मेंस। ओके।
एक दो चीज जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा कि एज ए फादर मिथुन दा और योगिता जी एज ए मॉम किस तरह से डिफाइन करेंगे? माय मॉम ऑनेस्टली, जबकि डैड पॉपुलर स्टार है, लेकिन मैं तो आई एम मोर ऑफ माय मामाज बॉय टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज डैड शूट करते थे, हमें तो 4-4 शिफ्टें ऊटी में भी करते थे, तो मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं था। तो जो भी अपब्रिंगिंग है वो मम्मी की है, यू नो, सो आई रियली वांट माय मदर टू बी प्राउड ऑफ मी एज मच एज माय फादर, बिकॉज मम्मा ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, यू नो, रेजिंग 4 चिल्ड्रन, बीइंग अ स्टार वाइफ away from glitz and glamour, it's not easy. तो मम्मा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फैमिली के लिए, तो आई एम वेरी अटैच्ड टू her. I think I have learned sacrifice without mentioning. You know, mothers में एक क्वालिटी है कि वो बहुत sacrifice करती है लेकिन बताते नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक आई सैल्यूट माई मदर फॉर दैट एंड माई डैड, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, जब तक मैं पैदा हुआ वो सुपरस्टार बन चुके थे, तो मैंने उनकी स्ट्रगल कभी देखी नहीं है, यू नो, बिकॉज आज भी वो स्टार है, लेकिन इतने सालों में प्रशांत भाई मैंने उन्हें एक बार भी किसी की चमचागिरी नहीं करते हुए देखा है, ना चमचे रखे, ना जिंदगी में कोई सिफारिश नहीं की है। जब आपको लगता है आज चमचे बहुत ज्यादा है? आज ऑन्टराज क्या है सर? ऑन्टराज क्या होता है? आप एक सेट पे जाएंगे, एक हीरो के साथ 8 लोग आते हैं, जिनमें 16 लोग आते हैं, जिनमें काम के 3 होते हैं, 12 वेस्ट होते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत है इंडस्ट्री में, और अब लोग बात करने लगे हैं, बट माय फादर हैज रिमेन्ड ऑनेस्ट ऑल थ्रू हिज लाइफ, व्हिच इज समथिंग टू लर्न। ओके, सबसे ज्यादा जो मिथुन दा जो है, सबसे ज्यादा किस एक्टर्स को आप लोग, क्योंकि एक तो होता है आप इंटरव्यू देते टाइम बोलते हैं, एक होता है जब आप दिल से किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, मिथुन दा की वो किस एक्टर के लिए वो रिस्पेक्ट है? ही इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ परेश रावल। परेश रावल उनके बहुत फेवरेट एक्टर है। बच्चन साहब ही रियली लव्स। जॉनी लीवर के बहुत बड़े फैन है वो। शक्ति कपूर के साथ तो ही नहीं, ही आल्सो बिलीव्स इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। शक्ति सर ने 700 फिल्मों में काम किया है, वो है। और अमेरिकन एक्टर्स में ब्रांडो के बहुत बड़े फैन रहे हैं वो। डैनियल डे लुइस की कुछ फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। तो ये कुछ एक्टर्स हैं जो उन्हें बहुत पसंद। और आप आज के एक्टर्स की आज के हिंदी फिल्मों में आज के मुझे लास्ट जो एक्टर बहुत ज़बरदस्त लगा था रणवीर सिंह, क्योंकि जो बैंड बाजा कर सकता है वो पद्मावत भी कर सकता है, गली बॉय भी कर सकता है। तो मुझे रणवीर सिंह माइंड ब्लोइंग एक्टर लगता है, ब्रिलियंट एक्टर। कंगना रनौत इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, मुझे लगता है शी इज़ वेरी वर्सेटाइल। एंड ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी पड़ोसी हैं आपके? पड़ोसी हैं, पास में ही हैं, बट मुझे लगता है उन्होंने भी इरफान साहब की तरह एक्टिंग को एक नया पहलू दिया। एंड ही इज ब्रिलियंट। सो अभी आप फाइनली क्या, मतलब एक्टिंग की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, डायरेक्शन की तरफ, या तीनों चीजें, प्रोड्यूसर, डायरेक्शन? तीनों चीजें सर, क्योंकि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आप वही काम करें जिसमें आपको एक्साइटमेंट मिले। और आप देख सकते हैं कि टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मुझे कोई कमी नहीं है चीज़ों की, है ना। तो अगर मेरे पास वो प्रिविलेज है तो मैं वही डिसीजंस लूँगा जिस पे मुझे मज़ा आएगा। तो एज एन एक्टर आई एम ओपन टू ऑल कैरेक्टर्स, एज अ डायरेक्टर आई एम लुकिंग फॉर ऑल स्क्रिप्ट्स, एज अ प्रोड्यूसर आई एम हंग्री फॉर कोलैबोरेटिंग विद टैलेंटेड पीपल। तो या आई एम ओपन फॉर ऑल। ओके, और आपके जो भाई हैं विमो, उनका अभी मैंने उनको लास्ट किसी फिल्म या सीरीज में किसी में खाकी में देखा था, राइट। सो वो उनका अभी जो रुझान है वो भी डायरेक्शन की तरफ या प्रोडक्शन की तरफ आपकी तरह जाने का सोच रहे हैं, या वो भी एक्टिंग में ही टिके रहेंगे? नहीं, वो फिलहाल तो एज एन एक्टर बहुत बिजी, उनकी फिल्म आ रही है हॉन्टेड 2 विक्रम भट्ट के साहब के साथ, तो वो उसमें बिजी हैं। लेकिन एट द मोमेंट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन इज नॉट हिज थिंग। अच्छा, एज एन एक्टर वो काफी बिजी हैं, तो ही इज इन दैट। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि एक दिन और हम बैठेंगे और फिर वो लंबी बात और करेंगे। आज थोड़ी सी छोटी रही, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट और बंगाल फाइल्स। और मेरा ख्याल में आपको बतौर विलेन लोग पसंद करें। थैंक यू सर, थैंक यू।